Hello students, how are you? Myself Neha, and today 8th class we are going to complete our chapter 7, that is conservation of plants and animals. In the last lecture we had already discussed about some chapter related topics, that is deforestation वगैरह, wildlife sanctuaries, national park, ठीक है ना. तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Now it's time to discuss about the next topics that are extinct species and endangered species. तो extinct species और जो आपके endangered species है, इनके बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशंस अनफेवरेबल होती है पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल के लिए, और जैसे ही उनके लिए अपनी लाइफ को सर्वाइव करने में जितने भी चैलेंजेस उनके सामने आते हैं, उनको फेस करते 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 कहीं ना कहीं उनके नंबर पर, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनके नंबर पर किस तरीके से इफेक्ट आता है और वो एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड की कैटेगरी में किस तरीके से आते हैं. तो अगर मैं एनिमल्स की बात करूं या प्लांट्स की बात करूं, तो जो मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं अगर इंडस्ट्रियल लेवल पर हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स का यूज कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती रहती है तो कॉमन सी बात है, तो उनसे जो चीज जहां से प्रोडक्टिविटी आ रही है उनका नंबर कहीं ना कहीं उनका कम होता चला जाता है. मान लो इसी तरीके से एनिमल्स हैं, एनिमल्स को मारा जाता है, हंट किया जाता है, उनके अलग अलग मीन्स उनकी स्किन वगैरह, उनके ट्रंक वगैरह को यूज किया जाता है फॉर इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है ना. इसी तरीके से अगर मैं एक्सटिंक्ट की बात करूं तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होती हैं जो अभी इस टाइम पे कोई भी एक भी उनका फैमिली मेंबर नहीं बचता है. मीन्स द एक्चुअल एंड द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज इज हियर, द स्पीसीज व्हिच नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. तो वो स्पीसीज, वो प्लांट्स या एनिमल की वो पर्टिकुलर स्पीसीज जो अर्थ पर अभी नहीं है, मीन्स इवन अ सिंगल मेंबर ऑफ द फैमिली, चाहे वो प्लांट हो एनिमल है, वो अभी इस अर्थ पर नहीं है, मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. दैट मीन्स कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है. अगर मैं इस टाइप से एग्जांपल लूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर होगा तो डायनासोर्स. हम लोगों ने डायनासोर्स की बहुत सारी मूवीज भी देखी है और हमने उसको पढ़ा भी है कि पहले, अब से क्या पता कितने सालों पहले, डायनासोर एक स्पीसीज हुआ करती थी एनिमल की, जो कि अर्थ पर रहती थी. बट एट प्रेजेंट देयर इज इवन अ सिंगल डायनासोर इज नो मोर ऑन द अर्थ, ठीक है ना. अर्थ पर एक भी स्पीसीज ऐसा नहीं है. और भी ऐसी बहुत सी स्पीसीज है, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, जो अभी अर्थ पर है ही नहीं, ठीक है ना. कुछ एग्जांपल ये रहे आपके, जैसे डायनासोर, डोडो बर्ड, केव ब्लैक, कैप्स्टन टाइगर एंड इरिस डियर. ये कुछ एग्जांपल है जो कि अभी अर्थ पर नहीं है, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है. एक्सटिंक्ट मीन्स होता है विलुप्त होना. तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पे हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ के लिए चैलेंज कर रहे होते हैं. और जब उनकी फैमिली का कोई एक सिंगल मेंबर ऑफ द फैमिली, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो रह जाता है अर्थ पर, और जब वो भी वहां से एक्सटिंक्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, मीन्स मर जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब उस पर्टिकुलर स्पीसीज का कोई भी मेंबर अर्थ पर नहीं रह जाता. तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स को लेके आते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज के अंदर. नाउ द नेक्स्ट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज. इन एंडेंजर्ड स्पीसीज दैट द स्पीसीज व्हिच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज. मतलब वो स्पीसीज जो कि अपनी लाइफ में जितनी भी उसके सामने कंडीशंस आ रही है, या फिर अभी वो उस कैटेगरी में है कि इन कमिंग ईयर्स दे विल बी कम इन एक्सटिंक्ट कैटेगरी, जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. एंडेंजर्ड वो होते हैं कि जो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आने वाले हैं और उनके नंबर ऑफ जो
हम ज्यादा से ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, प्लांट्स को कट कर रहे हैं, तो उनपे फर्क आता है, उनकी लाइफस्टाइल में फर्क आता है। वो किस तरीके से आता है कि जैसे ही फॉरेस्ट में अगर मान लो कि जंगल जो होता है वो उनका घर होता है, शेल्टर होता है, उसी में रहते हैं, अपना पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं। अगर हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं तो उनको और ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर मैं सेम आपके लिए लूं कि अगर आपसे कोई आपका आके और घर छीन ले तो इट इज नॉट गुड, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे फिर हम लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर नेचुरली कोई प्लांट या एनिमल सर्वाइव कर रहा है तो उसको फिर स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, जिस वजह से उनके नंबर्स पर फर्क आता है। और जहाँ पे जब वो नंबर डिक्रीज होते रहते हैं ईयर टू ईयर, तो वो फिर एंडेंजर्ड से एक्सटिंक्ट में आ जाते हैं, वो बिल्कुल ही विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। इधर कुछ एग्जांपल है आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज के, जैसे आपका टाइगर, स्नो लेपर्ड, ग्रेट इंडियन राइनोसेरस, एशियाटिक लायन, डेजर्ट कैट, लायन टेल, मैक्यू, ठीक है ना। ये कुछ एनिमल्स थे जो कि अभी एंडेंजर्ड है। तो इन एनिमल्स को आपको क्या करना है, जस्ट वी एंड गवर्नमेंट हैव टू ट्राई सेव ऑल द प्लांट्स और एनिमल्स विच आर इन एंडेंजर्ड कैटेगरी। जो भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, एटलीस्ट उन प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग बचा सकते हैं, उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करके। नाउ इट इज क्लियर कि आपकी एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड किस तरीके से, ये किस कैटेगरी में किस तरीके से आता है। इसी तरीके से अगर मान लो कोई भी प्लांट है या एनिमल है, या चाहे वो साइज में छोटा है या साइज में बड़ा है, तो वो हमारे फूड चेन में आता है, वो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम में आता है। तो ये चीजें क्या होता है कि हर एक चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, हर एक चीज कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो जब कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल उस आपके फूड चेन में से कम या ज्यादा होता है, तो वो आपकी फूड चेन इम्बैलेंस हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल लूं, तो जैसे स्नेक है, वो छोटा एनिमल है, तो मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि उनकी स्किन्स को यूज किया जाता है क्या, एक लेदर के जो बैग्स वगैरह होते हैं, लेदर के शू वगैरह बनाने में स्नेक की स्किन को यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रेडी लोग होते हैं, जो लालची लोग होते हैं, या फिर जो इंडस्ट्रियल लेवल पर इनको सेल करते हैं, इनको बेचते हैं, वो इनका हंट करते हैं, इनका शिकार करते हैं। तो हमें हमारी नजरों में भी ऐसा रहता है कि अरे स्नेक है तो, लेकिन टाइम टू टाइम इनकी नंबर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम की, अगर मैं बात करूं फूड चेन की, अगर मैं बात करूं, अगर किसान अगर है और उसकी जमीन है और वो वहां पे अपनी फसलें उगा रहा है, तो स्नेक एज अ फ्रेंड वहां पे अपना रोल प्ले करता है। कैसे, जितने भी रोडेंट्स वगैरह होते हैं, रोडेंट्स लाइक अगर कौन कौन से आपका रेड या माइस वगैरह है, वो क्या करते हैं, वो आपके पर्टिकुलर जो फील्ड में आपने क्रॉप लगाई हुई है, वो उनको कहीं ना कहीं क्या करता है, उनको खराब करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये जो स्नेक्स होते हैं वो एज अ प्रीडेटर क्या करता है, उनको खा लेते हैं, ठीक है ना, उनको खाता है। और खाने से क्या होगा कि नंबर ऑफ रैट्स और माइस वो कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक बैलेंस बना हुआ रहता है। अगर स्नेक कम होगा तो इसका मतलब रैट और माइस की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, और वो बढ़ने से क्या होगा, वो फील्ड में लॉस होगा। तो इसीलिए हर एक चीज की, चाहे वो एनिमल या प्लांट छोटा हो या वो बड़ा हो, ठीक है ना, हर एक एनिमल और हर एक प्लांट का क्या होता है, अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो डोंट फॉरगेट कि हमें हर एक एनिमल और हर एक प्लांट को हम लोगों को किस तरीके से सेव करके रखना है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेड डाटा बुक। आपकी रेड डाटा बुक में क्या होता है कि रेड डाटा बुक में उन एनिमल्स और उन प्लांट्स की रिकॉर्ड दिए जाते हैं जो एंडेंजर्ड होते हैं। एंडेंजर्ड मीन्स जो आपके एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मीन्स जिनकी नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स वो कम होते जा रहे हैं। तो रेड डाटा बुक में जैसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग रेड डाटा बुक्स होती है, अलग अलग कंट्री में
बारासिंगा, ब्लैक बक, हिमालयन मस्क डियर, ग्रेट इंडियन रेनेसियर, स्नो लेपर्ड एंड टाइगर। ये कुछ एनिमल्स है जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज में और रेड डाटा बुक में इनका नाम आपको मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो रेड डाटा बुक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स होता है मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह चलना, जाना। जैसे कि कुछ बर्ड्स हैं आपकी जो माइग्रेटरी बर्ड होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एंड द रीजन बिहाइंड दिस कि वो माइग्रेशन क्यों करती है, तो माइग्रेशन करने का उनका एक ही रीजन है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, अनफेवरेबल कंडीशन की जब वहां पे टेम्परेचर इतना हॉट और इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन इतना कम टेम्परेचर हो जाएगा कि वहां पे उनके लिए रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जैसे जिस एरिया में वो लोग नॉर्मली, जिस हैबिटेट में वो नॉर्मली रह रही हैं, वहां पे जब टेम्परेचर इतना कम हो जाता है तो वहां से वो क्या करती है, माइग्रेशन कर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाती है। और माइग्रेट करने का मतलब क्या होता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए या एग ले करने के लिए, क्योंकि वो कंडीशन उनकी फेवरेबल नहीं है, वो उसमें सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो वो वहां से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। और वो तब तक वहां से मीन्स वो पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर तक फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स कंट्री टू कंट्री भी करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी चले जाते हैं। तो जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है, मीन्स जब भी ठंड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, तो वापस वो अपने उसी हैबिटेट में आ जाएगा, और उसी हैबिटेट में आके क्या करेगा, वो दोबारा से उसी हैबिटेट में अपना रहना शुरू कर देता है। एक आपका बेस्ट एग्जांपल ये है जो आपकी साइबेरियन बर्ड्स हैं, जो साइबेरिया से आती है, तो वो कहाँ से आती है, साइबेरिया में जब ठंड होनी शुरू हो जाती है, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है, वो वहां से माइग्रेट कर जाती है। और वो एक तो राजस्थान में और एक हरियाणा में जगह है, दैट इज इन हियर इज भरतपुर इन राजस्थान, भरतपुर पड़ता है राजस्थान में, और सुल्तानपुर इन हरियाणा, वो वहां से वहां माइग्रेट कर जाती है। और माइग्रेट करने का रीजन यही होता है कि जब एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है, जब ठंड हद से ज्यादा होती है, तो वो वहां से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है। और अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे माइग्रेशन में कि माइग्रेटरी बर्ड्स में एक एग्जाम्पल आप दो, तो यू कैन से दैट कि साइबेरियन जो बर्ड्स होती है वो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है, जो एक जगह से भी साइबेरिया से, या तो आपके कहाँ सुल्तानपुर में, ठीक है ना, या भरतपुर राजस्थान में जो है वो वहां पे माइग्रेट कर जाता है। क्लियर? ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अगर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की बात करें तो रिसाइकलिंग मीन्स होता है कि कैसे पेपर को आप इंडस्ट्रियल लेवल पर ले जाके, जो पेपर हम लोग एक बार यूज कर चुके हैं उसको किस तरीके से रिसाइकलिंग करना है, ठीक है ना। तो पेपर, अगर मैं बात करूं कि पेपर आपका बनता किससे है, ये बनता है आपके टिम्बर से, ठीक है ना, और वो होता है किसमें, वो होता है आपके वुड पल्प में। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो अगर 1 टन आपको पेपर बनाना है तो उसमें कितने आपको 17 फुल ग्रोथ हुए प्लांट्स की हेल्प पड़ती है जस्ट टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। जस्ट थिंक कि आप जैसे पेपर का हर जगह यूज होता है। अगर मैं यूज की बात करूं तो पेपर एजुकेशन लेवल पर भी, ऑफिशियल भी, हर जगह पेपर यूज होता है। तो अगर पेपर, अगर हमें पता है कि मैं बन किससे रहा है, तो प्लांट से बन रहा है, तो प्लांट्स ज्यादा
करना चाहिए। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अगर हम पेपर सेव कर रहे हैं तो वहां पे हम किसको सेव कर रहे हैं, वहां पे हम प्लांट्स को सेव कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिफॉरेस्टेशन होता क्या है। रिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है इन अ पर्टिकुलर एरिया जहां पे कि डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, मीन्स जब एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा नंबर में प्लांट्स कट चुके होते हैं और वो एरिया बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, तो वहां पे दोबारा से प्लांट को ग्रो कराना, दिस इज अफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन या अफॉरेस्टेशन। तो इस तरीके से अगर मैं प्लांट्स की इंपोर्टेंस की बात करूं तो प्लांट एक प्राइमरी प्रोड्यूसर आता है हमारे फूड चेन के अंदर। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, इसलिए वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली ही हम लोग और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो फूड चेन की स्टार्टिंग ही वहीं से होती है। तो हमें क्या करना है, दूसरी चीज अगर मैं प्लांट्स की बात करूं वो हमारे क्लाइमेट को ठंडा रखने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में जैसे CO2 और आपका जो CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको कहीं ना कहीं प्लांट बैलेंस बना के रखता है। क्योंकि प्लांट्स रेस्पिरेशन के थ्रू कौन सी गैस लेते हैं, प्लांट्स रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और CO2 को लेके इसको रिलीज करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं, जैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और O2 हमारे लिए आपको पता है कि कितनी जरूरी चीज है, हम क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो सिर्फ एक प्लांट ही एक ऐसा सोर्स है जो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है ना। दूसरी चीज उसके बाद आता है आपका जो प्लांट होता है वो उसको ग्रीन वेल्थ भी बोलते हैं, ठीक है ना। और वो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारी नीड्स जैसे बढ़ती जा रही है और प्लांट्स लार्ज स्केल में कट रहा है, तो कहीं ना कहीं प्लांट की जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, मान लो इंडस्ट्रियल लेवल पर प्लांट यूज हो रहे हैं, ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इवन जितने प्लांट्स हम काट रहे हैं हम इतना तो हम प्लांटेशन कर ही सकते हैं। एटलीस्ट जितना कटा है उतने ही नंबर में अगर हम प्लांट दोबारा से ग्रो करा दें तो इससे क्या होगा, एक एनवायरमेंट में बैलेंस बना रहता है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, जो वहां पे उनके ऊपर उनकी लाइफ डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो रिफॉरेस्टेशन के यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है रिफॉरेस्टेशन के। तो रिफॉरेस्टेशन के क्या है कि रिफॉरेस्टेशन प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मींस पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, टिम्बर या ट्रेड उसका यूज होता है, पेपर बनाने में यूज होता है। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, जो मैंने आपको बताया, ग्लोबल वार्मिंग में भी ये अपना रोल प्ले करता है। और जिस एरिया में नंबर ऑफ प्लांट्स ज्यादा होते हैं वहां पर रेनफॉल भी इतना ही होता है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स में जो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं वो उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन करते हैं, और जितने प्लांट्स उतना ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन और रेनफॉल होने से क्या होगा, रेनफॉल होने से जितना भी पानी आया आपका जो बाहर जो आपका सरफेस में वाटर था वो कहीं ना कहीं क्या, वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है। और ग्राउंड वाटर आपको पता है कि वो हमारे लिए ड्रिंकेबल और यूजेबल वाटर होता है, ठीक है ना। तो वहां भी प्लांट्स एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल इरोजन को रोकता है। सॉइल इरोजन मीन्स होता है मिट्टी का कटाव, भूमि कटाव। मीन्स जब फ्लड आता है, जब बाढ़ आता है, तो बाढ़ आने में क्या होता है, सॉइल के मॉलिक्यूल्स लूज हो जाते हैं और लूज होने की वजह से वो पानी के बहाव के साथ बह जाते हैं, बहुत ज्यादा मिट्टी कटाव हो जाती है, पूरा जो एरिया होता है वो साफ हो जाता है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो सॉइल के मॉलिक्यूल्स को, उनके पार्टिकल्स को बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है। और बांधने से क्या होगा कि जब भी फ्लड वगैरह आएगा या वाटर का जो फ्लो है वो जितना भी स्पीड से चला जाए, वहां पे जो सॉइल है वो वहां पे सॉइल का इरोजन नहीं होता है, वो सॉइल इरोजन होने ही नहीं देता है, ठीक है ना। अब ये अगर रिफॉरेस्टेशन आप कर रहे हैं तो इसमें आप डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आप प्लांट उन एनिमल्स को कंजर्व कर रहे हैं, उन एनिमल्स को आप बचा रहे हैं, उनकी लाइफ को आप बचा रहे हैं जो उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में या पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट रह रहा है, ठीक है ना। नाउ इट इज क्लियर कि आप किस तरीके से रिफॉरेस्टेशन करके या एफॉरेस्टेशन करके आप किस तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स की भी लाइफ को और इवन खुद को भी सेफ रखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है जस्ट ट्राई टू डू मोर प्लांटेशन, ज्यादा से ज्यादा आप प्लांटेशन करेंगे, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट्स पता है कि इसके एडवांटेजेस है तो फिर उसके बाद तो एटलीस्ट एक
ठीक है ना। तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। नाउ इट इज योर वर्क, देन आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, और अगर आपको कुछ इसमें डाउटफुल लगता है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं इस चीज को। तो हियर आर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट इज 85। तो 85 क्वेश्चंस आर देयर इन दिस चैप्टर। तो आई विल सेंड यू अ पीडीएफ, ठीक है ना, मैं आपको पीडीएफ सेंड करती हूँ। तो आपको पीडीएफ में से क्वेश्चन आंसर्स को उसमें से निकाल के और अपनी नोटबुक में आपको उसमें कर लेना है, एंड इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सब आप लोग क्लियर करेंगे। इट इज योर होमवर्क। ओके, नाउ टेक केयर।